हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज लेकर आया हूं वार्षिक परीक्षा 2022 का पेपर। यह है कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए और विषय है हिंदी, और जिसका पूर्णांक है 80 और समय दिया हुआ है पैटर्न के अनुसार 3 घंटे 15 मिनट, यानी 3.25 घंटे मिलेंगे इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो शुरुआत करेंगे। इसके सामान्य निर्देश दिए हुए हैं, उस निर्देशों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद पेपर की शुरुआत करेंगे। तो ये हैं सामान्य निर्देश। पहला पॉइंट है, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखें, यानी जो पेपर मिलेगा आपको उसके ऊपर सबसे पहला काम करना है, अपना रोल नंबर लिखना है। दूसरा पॉइंट है, प्रश्न पत्र में कुल 25 प्रश्न हैं, ये जानकारी दी गई है कि प्रश्न पत्र में कुल कितने प्रश्न हैं उसकी जानकारी दी गई है। तीसरा पॉइंट है, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं, यानी पेपर में जो जितने भी प्रश्न हैं वो सारे के सारे प्रश्न करने आपको अनिवार्य हैं। चौथा पॉइंट है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है। जो आंसर बुक मिलेगी आपको, उत्तर पुस्तिका मिलेगी, उसके अंदर सारे प्रश्नों का उत्तर उसके अंदर ही आपको लिखना है। पांचवा निर्देश है, जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें, यानी कि किसी प्रश्न में यदि छोटे छोटे प्रश्न दिए हुए हैं तो उनका उत्तर एक के बाद एक साथ लिखना है। अगला पॉइंट है छठा, प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर तालिका बनाकर उत्तर पुस्तिका में लिखें। एक टेबल बनानी है अपनी उत्तर पुस्तिका में, और फिर ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं इनके उत्तर लिखने हैं। उसमें एक का ए, दूसरे का बे, तीसरे का से, इस तरह से जो भी ऑप्शन होंगे उनमें उस तरह से आपको उस टेबल के अंदर लिखने हैं। सातवां पॉइंट है, प्रश्न संख्या 9 के सभी खंडों के उत्तर एक साथ ही लिखें। अब देखिए 9वां जो प्रश्न है उसके अंदर खंडों में प्रश्न दिए हुए हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं, उन सभी के उत्तर पुस्तिका में एक जगह पर ही लिखने हैं। 8वां पॉइंट है, प्रश्न संख्या 10 से 17 के उत्तम। 8वां पॉइंट है, प्रश्न संख्या 10 से 17 के उत्तर अधिकतम 20 शब्दों में दीजिए। 9वां पॉइंट है, प्रश्न संख्या 18 से 21 के उत्तर अधिकतम 40 शब्दों में दीजिए। 10वां पॉइंट है, प्रश्न संख्या 22 में दिए गए गद्यांश में से सभी प्रश्नों के उत्तर छांटकर एक ही साथ लिखें। गद्यांश दिया हुआ है प्रश्न संख्या 22 में, उस गद्यांश में से जो हमें प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर उस गद्यांश के अंदर ही मिलेंगे, उसमें से छांटकर प्रश्नों के उत्तर देने हैं और एक साथ ही लिखने हैं। 11वां पॉइंट है अंतिम पॉइंट, प्रश्न संख्या 23 से 25 के उत्तर अधिकतम 150 शब्दों में लिखिए, यानी कि यहाँ पर जो प्रश्न हैं ये या तो कोई निबंध है या कोई लेटर है या कोई स्टोरी है। अब शुरुआत करेंगे प्रश्न पत्र की। तो पहले प्रश्न से ही शुरुआत करेंगे जो कि बहुविकल्पात्मक प्रश्न है। तंद्रालस शब्द का अर्थ है, तो सही ऑप्शन है इसमें द, पहले का द है, नींद से अलसाया हुआ। दूसरा प्रश्न है, मन मोह लेना मुहावरे का अर्थ है, तो सही ऑप्शन आ जाएगा आकर्षित करना। तीसरा प्रश्न है, संचार का स्थायी साधन कौन सा है, तो सही ऑप्शन है तीसरे का द, पत्र संचार का स्थायी साधन है। चौथा प्रश्न है, भारतवर्ष ने कभी भी अधिक महत्व नहीं दिया है,
किस चीज़ को भारत ने कभी भी अधिक महत्व नहीं दिया है? तो सही ऑप्शन है ब, भौतिक वस्तुओं के संग्रह को भारत ने कभी भी महत्व नहीं दिया है। 5वां प्रश्न है, यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता की कवियत्री हैं। तो सही ऑप्शन है जया जादवानी। 5वें का ऑप्शन हो गया स, जया जादवानी। अब है 6ठा प्रश्न, मातम मनाना का उचित अर्थ है। तो सही ऑप्शन है शोक प्रकट करना। 6ठे का हो जाएगा स। अब है 7वां प्रश्न, बाज क्या गिन रहा था? तो सही ऑप्शन आ जाएगा स, जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा था। बाज अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा था। 7वें का ऑप्शन हो जाएगा स। 8वां प्रश्न, भिन्न सार शब्द का अर्थ है। तो 8वें का ऑप्शन है सही ब, संध्या काल। भिन्नसार शब्द का अर्थ है संध्या काल। 9वां प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ये देखिए, इसमें छोटे छोटे रिक्त स्थानों के प्रश्न दे रखे हैं। इस चीज़ को बोलते हैं आंतरिक खंड, प्रश्न के आंतरिक खंड, जिनको एक ही साथ में उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो 9वां प्रश्न का पहला है, बसंत ऋतु के आते ही पेड़ पौधों पर रिक्त स्थान छा जाती है। तो यहाँ सही ऑप्शन आ जाएगा रिक्त स्थान में हरियाली। यहाँ देखिए शब्द दिए हुए हैं, इनमें से कोई सही शब्द इस रिक्त स्थान में भरना है। 9वें का दूसरा प्रश्न है आंतरिक खंड का, गांव में मेरा रिक्त स्थान का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। तो गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। यहाँ आ जाएगा रिक्त स्थान में दोपहर। प्रश्न संख्या 9 का तीसरा है, रिक्त स्थान के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे। किसके पास पहुँचते थे? गांधी जी के पास। तो यहाँ आ जाएगा रिक्त स्थान में गांधी जी। तो पूरा वाक्य हो जाएगा, गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे। 9वें प्रश्न का चौथा है, बुराई में रस लेना रिक्त स्थान बात है। तो यहाँ आ जाएगा बुरी। पूरा वाक्य बन जाएगा, बुराई में रस लेना बुरी बात है। अब 9वें प्रश्न का 5वां है, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह रिक्त स्थान सूंघती हुई हमला करती गई। तो यहाँ आ जाएगा गंध रिक्त स्थान के अंदर, और पूरा वाक्य बन जाएगा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। 9वें का छठा प्रश्न है, कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती रिक्त स्थान खूबसूरती या बदसूरती ढक जाती है। तो यहाँ रिक्त स्थान में आ जाएगा खूबसूरती। तो पूरा वाक्य बन जाएगा, कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जाती है। अब है प्रश्न संख्या 10, बसंत के आने पर पेड़ पौधों में क्या परिवर्तन दिखाई देने लगता है? 2 नंबर के प्रश्न हैं ये। उत्तर हो जाएगा, बसंत के आने पर पेड़ पौधों में हरे हरे पत्ते, नई नई डालियाँ और नई नई कलियाँ आ जाती हैं, जिससे कठोरता के स्थान पर उनकी कोमलता बढ़ जाती है। प्रश्न संख्या 11, लेखक ने मामा के गांव में रहते हुए क्या देखा? उत्तर है, लेखक ने मामा के गांव में रहते हुए देखा कि गांव की लगभग सभी स्त्रियां जो पहले लाख की चूड़ियां पहना करती थीं, अब कांच की चूड़ियां पहनने लगी हैं। 12वां प्रश्न है, प्रार्थना पत्र
तथा व्यापारिक की तरह पत्र तथा इक जोड़कर दो दो नए शब्द बनाइए। यानी प्रार्थना पत्र में देखिए पत्र लगा हुआ है, तो किस किस शब्द के अंदर पत्र लग सकता है। इसी तरह से व्यापारिक में इक व्यापारिक रिक आ रहा है, तो इक और पत्र ऐसे और भी बहुत सारे शब्द होते हैं जिनके साथ में इस तरह के शब्द जुड़े हुए होते हैं। तो ये हमने नए शब्द बना लेते हैं। देखिए पत्र जोड़कर बनने वाले शब्द हैं त्याग पत्र, निमंत्रण पत्र, शिकायती पत्र, प्रेम पत्र, आवेदन पत्र और भी बहुत तरह के पत्र होते हैं। और एक जोड़कर बनने वाले शब्द हैं सामाजिक, जैविक, भौगोलिक, नैतिक, आध्यात्मिक। इसी तरह से और भी काफ़ी सारे शब्द एक जोड़कर बन जाते हैं। अब है प्रश्न संख्या 13। पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला किसने प्रारंभ किया? उत्तर देख लीजिए। पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला विश्व डाक संघ ने प्रारंभ किया। प्रश्न संख्या 14। अंतरिक्ष से आने वाली बस किन लोगों की खबर लेकर आएगी? 2 नंबर के प्रश्न हैं। उत्तर हो जाएगा अंतरिक्ष से आने वाली बस उन लोगों की खबर लेकर आएगी जिन्होंने मृत्यु से जूझते हुए तथा हिम्मत नहीं हारते हुए अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त की है। 15वां प्रश्न है चिड़िया चोंच में तिनका दबाए उड़ने की तैयारी में क्यों है? उत्तर है चिड़िया तिनकों से अपनी व अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए घोंसला बनाना चाहती है। चिड़िया क्या बनाना चाहती है? घोंसला, यानी कि अपना घर किससे बनाती है? तिनकों से। इसीलिए चोंच में तिनका दबाकर चिड़िया उड़ने की तैयारी में है। अब है प्रश्न संख्या 16। देखिए यहाँ अथवा में है प्रश्न, यानी कि आपको ऑप्शन दे रखा है 16वें प्रश्न में। या तो आप ये प्रश्न कर सकते हैं, पढ़ देता हूँ मैं। कामचोर कहानी क्या संदेश देती है? और दूसरा अथवा के अंदर है प्रश्न कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किनके बारे में और क्यों कहा गया है? तो इन दोनों प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न आपको करना है। तो दोनों प्रश्नों के उत्तर हैं। पहले प्रश्न का जो 16वां प्रश्न है, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है, 2 नंबर का प्रश्न है। इसका उत्तर देख लेते हैं। कामचोर कहानी यह संदेश देती है कि माता पिता द्वारा अपने बच्चों को घर का कार्य करने की आदत डालनी चाहिए तथा उन्हें निठल्ला बैठाकर नौकरों पर आश्रित नहीं करना चाहिए। अब अथवा में जो प्रश्न है उसका उत्तर भी देख लेते हैं। ये अथवा का प्रश्न है, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, ये किन के बारे में और क्यों कहा गया? उत्तर है उपरोक्त वाक्य घर के आलसी बच्चों के लिए कहा गया है। घर में आलसी बच्चे होते हैं ना, सुबह 9-9, 10-10, 11-11 बजे तक जगते हैं और कुछ काम भी नहीं करते हैं। तो ये वाक्य मोटे मोटे किस काम के हैं, ये कहा गया है घर के आलसी बच्चों के लिए जो स्वयं कुछ भी काम नहीं करते हैं और हर काम के लिए नौकरों पर आश्रित रहते हैं। ऐसे बच्चे अपने माता पिता की नज़रों में खा पी कर मोटे हो रहे हैं। ये 16वां प्रश्न था जिसमें अथवा के 2 प्रश्न हैं, जिनमें से एक ही प्रश्न आपको कोई सा भी जो आपको अच्छा लगता है, अच्छी तरह से आता है,
वो प्रश्न करना था। अब आ गया 17वां प्रश्न। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? तो उत्तर है इसका, आज लगभग हर काम मशीनों द्वारा किया जाने लगा है। जो काम पहले सैकड़ों हाथों से होता था, उसे आज केवल एक मशीन द्वारा किया जा सकता है। इसका असर यह हुआ कि गांव और शहरों में चलने वाले कुटीर उद्योगों, यानी कि जो हाथ से चलने वाले उद्योग से, जैसे लाख की चूड़ियाँ बनाता था, तो हाथ कुटीर उद्योगों में जो सैकड़ों हाथ काम में लगे हुए थे, अब इन उद्योग धंधों के मशीनों द्वारा संचालित होने से वे हस्तचालित उद्योग धंधे बंद हो गए हैं। इसके परिणाम स्वरूप वे सैकड़ों हाथ बेकार हो गए। सैकड़ों नौजवान थे जिनका रोजगार छिन गया, क्योंकि जब मशीन ही काम कर लेगी सैकड़ों आदमियों का, तो उन सैकड़ों आदमी बेकार हो जाएंगे। उनको क्यों रखेगा कोई भी? जो उन उद्योग धंधों को चलाया करते थे, जिसकी वजह से उन सैकड़ों लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है और वे बेरोजगार हो गए हैं। इसी व्यथा की ओर लेखक ने उक्त पंक्ति में संकेत किया गया है। 4 नंबर का प्रश्न है ये। इसमें भी देखिए अथवा में प्रश्न दे रखा है, ये आता है तो इसको कर सकते हैं। 17वें प्रश्न का अथवा वाला प्रश्न है। दोनों प्रश्नों में से जहां अथवा लगा हुआ है, इसका मतलब है कि वो 2 प्रश्न हैं, दोनों में से जो एक अच्छी तरह से आता है उसको हमें करना है। दोनों प्रश्नों को करने की ज़रूरत नहीं है। तो 17वें प्रश्न का अथवा वाला प्रश्न है, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? 4 नंबर का प्रश्न है। 17वां प्रश्न देखिए अथवा में है, 2 प्रश्न दिए हुए हैं 17वें प्रश्न में, जिनमें से आपको जो अच्छा लगता है केवल एक प्रश्न ही करना है। तो 17वें प्रश्न का अथवा वाला प्रश्न है, इसका उत्तर है, मेरे विचार से लेखक को लोगों ने धोखा दिया है, फिर भी वह इसलिए निराश नहीं है क्योंकि लेखक केवल उन्हीं बातों में को ध्यान में नहीं रखता जिनमें उसने धोखा खाया है, बल्कि वह जीवन में घटित उन घटनाओं को भी याद रखता है जब लोगों ने बिना किसी कारण के ही अकारण यानी बिना किसी कारण ही उसकी सहायता की है और उसके निराश मन को सांत्वना दी है। जैसे कि ये उदाहरण है कि लेखक को कब कब बिना किसी कारण के सहायता मिली, जैसे टिकट बाबू द्वारा बचे हुए पैसे लेखक को लौटाना, बस कंडक्टर द्वारा दूसरी बस लाना तथा लेखक के बच्चों के लिए दूध लाना इत्यादि ऐसी तमाम घटनाएं हैं जिनकी वजह से उसे विश्वास और वह आशावादी है कि अभी भी समाज में मानवता, प्रेम तथा आपसी सहयोग समाप्त नहीं हुआ है। प्रश्न संख्या 18, सांप ने उड़ने की
इच्छा को मूर्खतापूर्ण क्यों मानता था? सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण क्यों मानता था? फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? उत्तर है, सांप पहले तो उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण ही मानता था, लेकिन जब उसने बाज में घायल होने के बाद भी उड़ने की असीम चाह यानी असीम इच्छा देखी तो उसके मन में भी आया कि वह भी देखे कि आसमान में ऐसा क्या है जिसके वियोग में बाज घायल होने के बाद भी इतना छटपटा रहा है। इसलिए उसने उड़ने की कोशिश की। प्रश्न संख्या 19, राजा को शर्म महसूस क्यों हुई? उत्तर है, राजा को शर्म महसूस इसलिए हुई क्योंकि जब गवरैया निरंतर चिल्लाकर कह रही थी कि मेरी टोपी पर फूंदने हैं, राजा की टोपी पर नहीं, यानी कि मेरी टोपी राजा की टोपी से ज़्यादा सुंदर है। गवरैया की यह बात सुनकर राजा को अपनी टोपी गवरैया की टोपी से कम खूबसूरत लगने लगी। छोटी सी गवरैया द्वारा राजा को अपना अपमान सुनकर भी शर्म महसूस हुई। दो कारण हैं। पहला क्या है, उसको राजा को लगा कि उसकी टोपी गवरैया की टोपी से कम अच्छी है, इससे भी शर्म महसूस हुई। और दूसरी, गवरैया ने चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी या कि मेरी टोपी ज़्यादा अच्छी है, मेरी टोपी पर फूंदने हैं, राजा की टोपी पर नहीं, तो इससे भी राजा को अपमान महसूस हो रहा था। इससे सुनकर भी राजा को शर्म महसूस हुई। अब है प्रश्न संख्या 20, कार जैसे छोटे वाहनों को चलाते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? 4 नंबर का प्रश्न है, उत्तर देख लेते हैं। कार जैसे छोटे वाहनों को चलाते समय निम्नलिखित प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए। पहला बिंदु है, कार जैसे छोटे वाहनों को निर्धारित गति में ही चलाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, सदा अपनी ही लेन में चलना चाहिए। तीसरा, लेन बदलते समय इंडिकेटर का प्रयोग जरूर करना चाहिए। चौथा पॉइंट है, लाल बत्ती का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, यानी कि जब लाल बत्ती हो तब हमें वहाँ रुकना चाहिए, हरी बत्ती होने की इंतज़ार करना चाहिए। पांचवा पॉइंट है, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी मोबाइल अगर आ रहा है तो उसको उठाकर कान पर लगाकर बात नहीं करना चाहिए। छठा पॉइंट है, कभी भी नशे में होकर वाहन को नहीं चलाना चाहिए। ये हो गए इसके सावधानी। अब है प्रश्न संख्या 21, सामान्यतया कचरा पात्र यानी कि डस्टबिन जानते हैं ना, कचरा पात्र घरों में भी होता है और घर के बाहर भी बड़े डस्टबिन होते हैं। कितने रंगों के होते हैं? उनमें कौन सा कचरा डालना चाहिए? देखिए, जानकारी सभी को होनी चाहिए कि कचरे पात्र के अलग अलग रंगों के पीछे क्या महत्व है, उनका मतलब क्या है। तो अभी तक अगर आप नहीं जानते हैं तो ये नॉलेज भी होना आपको ज़रूरी है। उत्तर है इसका, सामान्यतया कचरा पात्र 3 रंगों के होते हैं। पहला हरा डस्टबिन, दूसरा नीला डस्टबिन और तीसरा होता है लाल डस्टबिन। हरा, नीला और लाल 3 तरह के डस्टबिन होते हैं।
हरे डस्टबिन में क्या करते हैं? पत्ते, सूखे फल, सब्जी, बचा हुआ खाना जैसे सामान इसमें डाल सकते हैं। खाने की जो चीज़ें हैं वो हरे डस्टबिन के अंदर डाल सकते हैं। दूसरा होता है नीला डस्टबिन। नीले डस्टबिन में क्या डाल सकते हैं? प्लास्टिक का बैग, जूस की बोतल, टूटा हुआ प्लास्टिक का सामान इत्यादि सामान इसमें डाल सकते हैं। और तीसरा है लाल डस्टबिन, यानी टॉर्च की सेल, पुरानी दवा, इस्तेमाल की हुई सुई इत्यादि इसके अंदर डाल सकते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, जिसमें एक गद्यांश है, उसे पढ़ना है और उससे हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यानी कि जो हमें इसमें प्रश्न दिए हुए हैं 4, इसके उत्तर, इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस गद्यांश में से ही ढूंढने हैं। इसी गद्यांश में इनके सबके उत्तर मिलेंगे। तो उस गद्यांश को पढ़ लेते हैं पहले और फिर प्रश्नों को पढ़कर उनके उत्तर देंगे। तो गद्यांश है, दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पाठ पढ़ा हुआ है ना आपने, तो लेखक ने कहीं भी पहुंचने की उम्मीद क्यों छोड़ दी थी? क्योंकि बस इतनी खटारा थी लेखक ने कहीं पर भी पहुंचने की उम्मीद इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि जिस बस में वो सफ़र कर रहे थे वो बस बिल्कुल खटारा बस थी, कहीं पर भी खराब हो सकती थी, खराब होकर रुक सकती थी। इसलिए लेखक ने पन्ना क्या, कहीं पर भी और कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। यानी यहीं इस बस में ज़िंदगी गुजारनी है और यहीं से ही हमको मर के और चले जाना दूसरे लोक में। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए, क्योंकि सारी टेंशन खत्म हो गई, क्योंकि पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे चिंता छोड़ दी भगवान के ऊपर। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए, चिंता जाती रही और हंसी मजाक चालू हो गया। अब ये प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो ये पाठ आपकी पुस्तक में है, आपकी कोर्स की जो किताब है हिंदी की, उसके अंदर ये पाठ है। उसका शीर्षक आपको पता होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, बस में कैसा टायर लगाने के बाद बस चली? तो यहाँ देखिए घिसा टायर, दूसरा घिसा टायर लगाने के बाद बस फिर चली। तीसरा है, सबने सही समय पर कहाँ पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी थी। फिर चौथा प्रश्न है, लेखक किसकी चिंता से मुक्त हो गया था? तो यहाँ से आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे और ये उत्तर देखिए नीचे सारे लिख दिए हैं, यहाँ देख लीजिए। उपयुक्त गद्यांश बस की यात्रा नामक पाठ से लिया गया है। ये तो हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरे प्रश्न है, बस में कैसा टायर लगाने के बाद बस चली? तो बस में घिसा हुआ टायर लगाने के बाद बस चली। तीसरा है, बस की खराब हालत देखकर सब ने सही समय पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। और चौथा है, लेखक घर जाने, पन्ना पहुंचने अथवा कहीं भी पहुंचने की चिंता से मुक्त हो गया था। ये हो गए चारों प्रश्नों के 4 उत्तर। 8 नंबर के प्रश्न हैं ये, 8 नंबर के इसके उत्तर हो गए। अब ये अथवा में है, जो गद्यांश था
या तो वो करना है, अगर गद्यांश को नहीं कर सकते हैं तो ये दूसरा गद्यांश है, इसको पढ़ के भी उत्तर देने हैं। और दूसरा गद्यांश पढ़ लेते हैं। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थीं। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोज़मर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। ये 4 प्रश्न हैं, चारों इसी गद्यांश में से आपको मिल जाएंगे इनके उत्तर। तो ये 4 प्रश्न पढ़ लीजिए। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना कैसा अनुभव है। दूसरा है साइकिल सीखने को किस गांव में महिलाएं इकट्ठी हुई थी। तीसरा है गाने कौन गाती हैं। और चौथा है साइकिल ने महिलाओं को क्या दिखाया है। तो सबके सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर इस गद्यांश के अंदर हैं। फिर भी मैंने इनके उत्तर आपको बता दिए, ये लीजिए। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। साइकिल सीखने को किला कुरुचि नाम के गांव में महिलाएं इकट्ठी हुई थी। तीसरे प्रश्न का उत्तर है नव साइकिल चालक अर्थात नई साइकिल चलाने वाली युवतियां गाने गाती हैं। और चौथा उत्तर है साइकिल ने महिलाओं को पुरुषों के द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोज़मर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया है। अब आ गया है प्रश्न संख्या 23। ये पद्यांश है जिसका सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो इस पद्यांश को पढ़ लेते हैं। ये भी अपने जो कोर्स की बुक है उसके अंदर से ही है। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतने के तय दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा कर कै करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। बहुत ही मार्मिक वर्णन है जब सुदामा जी के पैरों को धोने के लिए भगवान श्री कृष्ण हाथ लगाते हैं, तब का ये मार्मिक वर्णन है। इसका अर्थ देखिए, प्रसंग है पहले तो ये सवैया नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित पाठ से लिया गया है। इसमें सुदामा की दीन दशा और दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण के द्रवित हो उठने की स्थिति का बड़ा सुंदर और मार्मिक वर्णन किया गया है। अब इसकी व्याख्या क्या है वो देख लीजिए दोस्तों। जब श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा के पैरों को धोने के लिए पैरों के हाथ लगाया तो देखते हैं कि सुदामा के पैरों की बिवाइयाँ बुरी तरह से फटी हुई हैं और पैरों में जगह जगह पर कांटे चुभे हुए हैं। वो सुदामा जी भगवान कृष्ण से अपने सखा से मिलने आए थे, बिना चप्पलों के नंगे पांव आए थे। तो रास्ते में उनके जगह जगह कांटे चुभ गए थे। तो उन कांटों को कृष्ण भगवान देख रहे हैं और यह देखकर श्री कृष्ण सुदामा को कहते हैं, क्या कहते हैं, हे सखा, हे मित्र, तुम इतना बड़ा दुख पाते रहे फिर भी इतने दिनों तक आए नहीं, क्यों नहीं आए। अपने मित्र की ऐसी दीन दशा देखकर सभी पर करुणा दया करने वाले करुणानिधि भगवान श्री कृष्ण रोने लगते हैं और सुदामा के पैर धोने के लिए
परात में लाए गए पानी को छूते तक नहीं है, क्योंकि उस पानी को छूने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। श्री कृष्ण भगवान इतना रोए हाथ में अपने सुदामा के पैरों को रखकर कि उनकी आँखों से जो आंसू टपके सुदामा जी के पैरों पर, तो पैर उनके आंसुओं से ही धुल गए। तो इसमें कहा है कि सुदामा के पैर धोने के लिए परात में लाए गए पानी को छूते भी नहीं हैं और केवल अपने आंसुओं से ही सुदामा के पैरों को धो डालते हैं। अर्थात अर्थ यह है कि श्री कृष्ण सुदामा की दीन दशा को देखकर इतना रोए कि पैरों को धोने के लिए परात में लाए गए पानी की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उनके आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए। ये हो गई व्याख्या। अब एक दूसरा पद्य है अथवा के अंदर। दो पद्य हैं इस प्रश्न में, जिनमें से जो भी पद्यांश आपको अच्छा लगता है, जो अच्छी तरह से पाठ पढ़ा हुआ है, आता है, जिसका अर्थ उसको आपको करना है। तो दूसरा पद्यांश है, किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। ये पद्यांश है और प्रसंग है इसका। प्रस्तुत पद्यांश भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित दीवानों की हस्ती शीर्षक नामक कविता से लिया गया है। इस पद्यांश के माध्यम से कवि ने आज़ादी की राह रास्ता पर चलने वाले दीवाने वीरों के बारे में बताया है कि दीवाने वीरों की कोई निश्चित राह नहीं होती है। सुख हो या दुख हो, दोनों में वे सभी को समान भाव से ही देखते हैं। व्याख्या देख लेते हैं क्या है। कवि कहता है कि आज़ादी की राह पर चलने वालों के लिए कोई निश्चित राह नहीं है। वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसी भी राह पर चल सकते हैं। वे इस जग यानी संसार को अपनी कुछ यादें देकर और संसार की भावनाओं को लेकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। और क्या कहता है कवि? कवि ये भी कहता है कि वीर लोग जब संसार के लोगों से मिलते हैं तो कुछ अपनी बातें कहते हैं और कुछ उनकी बातें सुनते हैं। किनकी? संसार के लोगों की बातें सुनते हैं और हंस लेते हैं। सुनकर अच्छा लगता है, हंस लेते हैं। किसी के दुख सुनते हैं तो रो लेते हैं। साथ ही साथ चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सभी को एक ही भाव से सहन करते रहते हैं। अब है प्रश्न संख्या 24। पूरे 8 नंबर का प्रश्न है और बहुत ही आसान उत्तर है इसका। प्रमाण पत्र के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी को स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है। देखिए, अगर आपको किसी भी तरह का प्रार्थना पत्र, एप्लीकेशन, लेटर, निबंध, स्टोरी हिंदी में, संस्कृत में, इंग्लिश में देखनी है, शिक्षाप्रद जो सभी क्लासों में एग्ज़ाम में आती हैं, या फिर कोई व्याकरण ग्रामर देखनी है, तो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। सभी तरह का मटेरियल हमारे चैनल पर उपलब्ध है और बहुत सारा मटेरियल हमारी अनुभवी टीम द्वारा तैयार करके दिन और रात परिश्रम करके चैनल पर डाला जा रहा है। दोस्तों, तो किसी भी तरह का निबंध,
ऐसे, लेटर, एप्लीकेशन, स्टोरी, ग्रामर और भी सैकड़ों तरह का आइटम, एजुकेशन से संबंधित हर तरह का आइटम, हर तरह की सामग्री हमारे चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। और यदि किसी तरह की सामग्री की आपको आवश्यकता है तो आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करते रहिए दोस्तों। तो अब शुरुआत करेंगे प्रार्थना पत्र की। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उज्जैन भरतपुर। ये देखिए प्रधानाध्यापक जी के लिए पत्र लिखना है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी के लिए। तो कैसे लिखते हैं? तो प्रधानाध्यापक को लिखना है तो लिख दिया सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। स्कूल का नाम आ जाएगा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, फिर आ जाएगा जगह का नाम जहाँ पर आपका स्कूल जहाँ से टीसी लेनी है स्थित है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है जगह का नाम उज्जैन भरतपुर जिले के अंदर है, इसलिए भरतपुर लिख दिया। विषय आ जाएगा टीसी प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र। इसके बाद आएगा महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि मैंने आपके विद्यालय से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की है तथा मैं आगे कक्षा 9 की पढ़ाई जारी रखना चाहता हूँ, क्योंकि आपके विद्यालय में शिक्षा की सुविधा केवल कक्षा 8 तक की ही है। इसी कारण कक्षा 9 की पढ़ाई के लिए मुझे अन्य विद्यालय में प्रवेश लेना होगा। इसके लिए मुझे शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी की आवश्यकता है। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे टीसी प्रदान करने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी। और यहाँ धन्यवाद आ जाएगा, इसके नीचे दिनांक आ जाएगी, जितनी दिनांक है जो भी सन में आपने टीसी के लिए अप्लाई किया है, और आपका आज्ञाकारी शिष्य आपका नाम आ जाएगा। यहाँ मैंने नाम लिख दिया है श्रीकांत अवस्थी, पुत्र श्री राम किशोर अवस्थी, कक्षा 8। अथवा अब देखिए आपको पत्र, प्रार्थना पत्र अगर आता है तो प्रार्थना पत्र लिख दीजिए, अच्छी तरह से आता है। और यदि प्रार्थना पत्र नहीं आता है तो अथवा में इसमें संवाद है 2 छात्रों के बीच, इसे लिख सकते हैं, 8 नंबर का है। तो अथवा में जितने भी प्रश्न आ रहे हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक प्रश्न आपको, जो भी आपको अच्छी तरह से आता है, अच्छा लगता है, वो आपको कॉपी में लिखना है। तो अथवा का वाला प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं। स्वच्छता के संबंधता में 2 छात्रों की बातचीत को अपने शब्दों में संवाद के रूप में लिखिए। तो उत्तर है अजय, यार विजय कितनी गंदगी रखते हैं हमारे देश में लोग। यानी अजय कह रहा है विजय से, यार विजय कितनी गंदगी रखते हैं हमारे देश में ये लोग। तो विजय कह रहा है फिर अजय से, हाँ यार अजय, वास्तव में इन लोगों में हम भी तो शामिल हैं। अजय कह रहा है विजय से, हम देश के एक नागरिक के रूप में क्या कर सकते हैं। तो विजय कह रहा है अजय को, हमें कचरे को सार्वजनिक स्थानों पर फेंकने की बजाय कचरे को कचरा पात्रों में ही डालना चाहिए। फिर अजय कह रहा है विजय से, क्या हमारी सरकार स्वच्छता की दिशा में कोई कार्य कर रही है। विजय, हाँ यार अजय, क्या तुम्हें नहीं मालूम, हमारी भारत सरकार ने इस कार्य हेतु स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की है। अजय, हाँ याद आया, आजकल घर घर से कचरा इकट्ठा करना भी शुरू कर दिया गया है। विजय, यदि हम सभी भारत सरकार के इन सारे नियमों का पालन करें तो हम भारत को स्वच्छ बना सकते हैं। अजय, हाँ हमें भी हमारे विद्यालय को स्वच्छ करने की शुरुआत करनी चाहिए। विजय, हाँ यार अजय, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही है। चलो शीघ्रता से सभी दोस्तों को बुलाकर विद्यालय की सफाई का श्री गणेश करते हैं। ये संवाद हो गया।
तो या तो पत्र लिख सकते हैं, प्रार्थना पत्र या संवाद, जो भी आपने पढ़ा हुआ है अच्छी तरह से उसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में निबंध लिखिए। 8 नंबर का प्रश्न है और 4 निबंध दे रखे हैं। चारों में से कोई एक निबंध आपको लिखना है, किसी भी एक विषय पर, जिस विषय पर आपको अच्छा लगता है। तो देखिए, चारों के चारों विषयों के निबंध हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। इस वीडियो में केवल एक निबंध मैं आपको बता रहा हूँ, वो है सबसे पहला जो हेडिंग है कोरोना वायरस, इसके बारे में। और बाकी के जो तीनों के तीनों निबंध हैं ये हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, वहाँ जाकर आप इनको देख सकते हैं। यदि ये आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे निसंकोच कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे निबंध की। कोरोना वायरस पर निबंध है। कोरोना वायरस 21वीं सदी का तेजी से फैलने वाली महामारी तथा इस महामारी से होने वाले आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव। प्रस्तावना। कोरोना नामक बीमारी, जो कि एक तेजी से फैलने वाली महामारी है, कोरोना वायरस के रूप में हमारे चारों ओर तेजी से फैल रही है। उसने भारत ही नहीं बल्कि विश्व के लगभग सभी देशों को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया है। इस बीमारी से कोई भी देश अछूता नहीं रह सका है। इस बीमारी के वायरस ने अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, इटली, फ्रांस तथा अन्य लगभग सभी देशों की स्थिति को दयनीय बना दिया है। यह वायरस पहली बार चीन के वुहान शहर में वर्ष 2019 के अंत में फैला था। चूँकि पहली बार यह वायरस वर्ष 2019 में आया था, इसी कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस कोरोना वायरस का नाम कोविड-19 रखा गया था। तब से लेकर यह वायरस अपना DNA अर्थात वेरिएंट बार बार बदलकर कभी डेल्टा, कभी बीटा, कभी अल्फा के नाम से और कभी ओमाइक्रॉन तथा अन्य कई नामों से फैल रहा है। वैज्ञानिकों ने अब इसका टीका यानी वैक्सीन बनाने में सफलता प्राप्त की है। टीका बनने के बाद से ही भारत में यह टीकाकरण अभियान बहुत बड़े स्तर पर चलाया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत ही कम समय में भारत में 150 करोड़ से अधिक टीके की डोज लोगों को लगाई जा चुकी है। कोरोना वायरस के लक्षण क्या हैं? किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर यह वायरस फैलता है। संक्रमित हो चुके व्यक्ति के बुखार, जुखाम, सांस लेने में तकलीफ, सिर में तेज दर्द, सूखी खांसी, गले में खराश इत्यादि समस्याएं होती हैं। कोरोना वायरस से बचाव के तरीके। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोरोना से बचाव के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिनके अनुसार हाथों को साबुन से बार बार धोना, 2 गज की दूरी रखना, अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से अपने हाथों को सैनिटाइज करना तथा खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को टिश्यू या रुमाल से ढकना शामिल है। इसके अलावा भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर अनावश्यक रूप से जाने से बचें। बाहर जाते समय या किसी से बातचीत करते समय मुंह पर मास्क लगाएं। टीके की दोनों डोज अवश्य लगवाएं। संक्रमण का कोई लक्षण मिलने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं तथा कुछ दिन के लिए खुद को होम आइसोलेशन में रखें। इसके सामाजिक प्रभाव क्या पड़े कोरोना होने से, ये देखिए। इस वैश्विक महामारी को रोकने से सामाजिक प्रभाव हैं
इस वैश्विक महामारी को फैलने से रोकने के लिए विश्व के सभी देशों में लॉकडाउन करना पड़ा। किसी के भी संक्रमित होने या संक्रमण होने का संदेह होने पर उसे आइसोलेट क्वारंटाइन करने की नीति अपनाई गई। संक्रमण होने के डर से लोगों ने अपने करीबी दोस्तों रिश्तेदारों से दूरियां बनाई। सामाजिक कार्यक्रम एवं उत्सव इत्यादि बंद हो गए। इससे लोगों के सामाजिक जीवन पर गहरा प्रतिकूल असर पड़ा। इसके आर्थिक प्रभाव क्या हुए? विश्व के लगभग सारे देशों में लॉकडाउन की वजह से व्यापार, उद्योग आदि बंद हो गए, जिससे लोगों के रोजगार तथा आजीविका पर प्रतिकूल असर पड़ा। परिणाम स्वरूप लगभग सभी क्षेत्रों में आर्थिक मंदी दिखाई देने लगी। सरकारों के राजस्व में भारी कमी आ गई। वहीं दूसरी ओर जांच प्रक्रिया, दवा, क्वारंटाइन की व्यवस्था, ज़रूरतमंदों को मदद पहुंचाने के चलते सार्वजनिक व्यय में भारी वृद्धि हो गई, जिसका सरकारों के खजानों पर अतिरिक्त व्यय का भारी असर पड़ा। इस तरह इस महामारी ने संपूर्ण विश्व में सभी देशों की अर्थव्यवस्था को तोड़कर रख दिया। उपसंहार: कोरोना महामारी में जो 21वीं सदी की सबसे तेज़ फैलने वाली बीमारी है, जिसने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है, इस महामारी से अपने को तो बचाना ही है, साथ ही हमें दूसरे लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए और वसुधैव कुटुंबकम की कहावत सार्थक करते हुए देश तथा समाज की समृद्धि में सबको मिलजुल कर योगदान करना चाहिए, ताकि सभी लोगों का जीवन पुनः पटरी पर आ सके। ये तो निबंध हो गया, और बाकी के भी किसी प्रकार के निबंध देखने हैं तो हमारे चैनल पर कभी भी आप उन्हें देख सकते हैं। अब है अथवा में कहानी है, ये भी है 150 शब्दों में लिखनी है। कहानियाँ भी देखनी है किसी भी तरह की तो भी हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। किसी भी तरह की कहानी की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, निबंध की ज़रूरत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अब है ये कहानी, तो एक कहानी मैंने बता दी है, बाकी की कहानियाँ आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ये कहानी है रंगा सियार की। एक समय की बात है, एक जंगल में एक सियार रहता था। एक रात वह खाने की तलाश में घूमता हुआ जंगल से बाहर निकल गया। रात के उजाले में उसे एक टैंक दिखाई दिया। वह टैंक नील से भरा हुआ था, यानी नीले रंग से भरा हुआ था। उसने सोचा कि टैंक में जरूर कोई खाने की वस्तु होगी। यह सोचकर वह टैंक पर उछलकर चढ़ गया, परंतु जैसे ही उसने अपना मुख टैंक में नीचे की ओर बढ़ाया, वैसे ही वह टैंक में धड़ाम से गिर गया। काफ़ी कोशिश करने के बाद वह टैंक से बाहर निकल तो आया, लेकिन वह नीले रंग की वजह से पूरा नीला हो चुका था। जंगल में उसने अन्य सियारों से कहा कि उसे कल रात वन देवी मिली थी और उन्होंने मुझे यह रूप दिया है और जंगल का राजा बना दिया है। सियार जंगल का राजा बन गया। एक बार एक बूढ़े सियार को उस पर शक हुआ। उसने सारे सियारों के कान में कुछ कहा और सारे सियारों ने मिलकर हुआ हुआ करना शुरू कर दिया। रंगे सियार अपनी जाति की यह आवाज़ सुनकर रहा नहीं गया, क्योंकि सियार तो सियार ही है। जब दूसरे अपनी जाति के ही भाई बंद बोल रहे हैं तो वो बिना बोले कैसे रह सकता है। वह भी हुआ हुआ करने लगा। इससे सारे सियारों ने उसको पहचान लिया। इस प्रकार रंगे सियार का भेद खुल गया। इससे शिक्षा क्या मिलती है? न कभी अपनी असलियत को छुपाना चाहिए, न ही छल का प्रयोग करना चाहिए। ये हमारे चैनल पर देख लीजिए। आपको हमारे चैनल पर निबंध, पत्र, कहानियाँ, व्याकरण तथा शिक्षा से संबंधित हर तरह की सामग्री उपलब्ध है। हमारे चैनल का नाम है गर्ग एजुकेशन टेक। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें,
बेल बटन को प्रेस करें। थैंक यू, धन्यवाद।